ऑमलेट वड़ा पाव। नरसिंह यादव नाम का एक आदमी एक गांव में ठेले पे चाट बेचते हुए अपना जीवन गुजारता था। वो ज्यादातर एक सिनेमा हॉल के सामने चाट बेचता था। इंटरवल के समय लोग सिनेमा हॉल के बाहर आकर उसके पास से चाट खरीद कर खाते थे। थोड़े दिनों के बाद वो सिनेमा हॉल एक मल्टीप्लेक्स के जैसे बदलने के वजह से इंटरवल के समय बाहर आकर चाट खरीदने वाले कम होने के कारण नरसिंह ठेले को ढकेलते हुए गांव में घूमते हुए बेचने लगा। ऐसे नरसिंह यादव को थोड़े घर वाले परमानेंट कस्टमर्स बन गए। शाम होते ही उसके चाट बंडी के लिए बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी इंतजार करने की वजह से उसका व्यापार आराम से चलने लगा। उसके लिए इंतजार करने वाले घरों में से तहसीलदार का घर भी एक था। उस घर में बहुत लोग रहने के कारण हफ्ते में 2 बार गए तो भी उसे कम से कम 200 रुपयों का मुनाफा मिलता था। माँ, चाट बंडी आई है कहकर उसके आवाज देते ही सबसे पहले एक बच्ची भागते हुए आकर अंकल एक वड़ा पाव दो कहकर पूछकर वड़ा पाव खाती थी। उस बच्ची के हाथों में हर दम उसकी फालतू मुर्गी हुआ करती थी। वो खाते हुए उसे भी वड़ा पाव खिलाती थी। उसके आने के बाद उसके परिवार वाले भी आकर वड़ा पाव खाकर उसे पैसे देते थे। उतना ही नहीं, वो लोग चाट खाते हुए गपशप करते हुए नरसिंह से अच्छे से बात करते थे। एक बार शाम के समय नरसिंह उस घर को जाकर माँ, चाट बंडी आई है कहकर हरदम के जैसे ही आवाज दिया, मगर उस दिन मुन्नी ही नहीं, एक भी घर वाला बाहर नहीं आया। वहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद नरसिंह वहाँ से चला गया। अगले दिन नरसिंह शाम के समय फिर से आकर उस घर के सामने इंतजार करने लगा। माँ, चाट बंडी आई है कहकर पुकारा। तब तहसीलदार का साला बाहर आकर वहाँ बाइक को स्टार्ट कर रहा था। तो नरसिंह आकर, भाई साहब, ये घर वाले गांव को गए हैं क्या? कल चाट खाने के लिए कोई नहीं आया और आज भी कोई नहीं आया पूछा। तो वो, नरसिंह भाई, घर में कोई भी कुछ भी खाने के मूड में नहीं है कहकर जाने लगा। तो नरसिंह, साहब, घर में किसी की तबीयत खराब है क्या पूछा। वो तब, हाँ, हमारी मुन्नी परसों सर चकरा कर गिर गई तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर जी मुन्नी को सार्कोपेनिया यानी मांसपेशियों की बीमारी आई है कहकर चिकन और अंडे जैसे प्रोटीन रिच फूड ज्यादा खाना है कहकर, नहीं तो जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती रहेगी तब मांसपेशियां कमजोर होती रहेंगी कहकर बोले थे। घर में बहुत मुर्गियां हैं, मुन्नी उनसे खेलती है, इसलिए वो बचपन से चिकन नहीं खाती। सिर्फ चिकन ही नहीं, अंडा भी बिल्कुल नहीं खाती, मगर डॉक्टर जी ने आए दिन एक अंडा तो भी खाना है कहकर बोले, तब प्रोटीन अच्छे से मिलकर बीमारी जल्दी से कम होगी बोले। मगर मुन्नी अंडा बिल्कुल नहीं खाएगी कहकर जिद कर रही है। घर में हम सब इसलिए उदास हैं कहा। नरसिंह तब, ओह ऐसा क्या साहब, छोटी मुंह बड़ी बात, आप सुनेंगे तो एक बात कहूँ, मुन्नी बिटिया मेरे बनाए वड़ा पाव बहुत चाव से खाती है, इसलिए मैं बिटिया को वड़ा पाव में ऑमलेट छिपा कर दूंगा। ऐसे आए दिन खाए तो बिटिया को ताकत मिलेगी और बीमारी कम होगी कहा। साला तब नरसिंह को देखकर, यू आर ग्रेट नरसिंह भाई, सही बोले कहकर उसे शेक हैंड दिया। नरसिंह भी बहुत खुश हुआ। ऐसे नरसिंह वड़ा पाव के बीच में ऑमलेट रख के उस बच्ची को रोज देने लगा। इस बात से अनजान बच्ची उसे खाने लगी। परिवार वाले साधारण वड़ा पाव खाने लगे। ऐसे नरसिंह को पैसे भी अच्छे से मिलने लगे। थोड़े महीने बीते। बच्ची का सेहत ठीक हुआ। तब वो परिवार वाले नरसिंह का धन्यवाद किए। वेट लॉस कलरफुल वेजिटेबल सूप। विराजपुर नामक गांव में ज्यादातर लोग मोटे रहते थे। उसी गांव में मिन्नू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों से दोस्ती करता था। वो जब कभी भी वहां जाता तो वो लोग उसे अच्छा शहद, तरह तरह के आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जड़ी बूटियां देते थे। मिन्नू उन्हें लेकर कम दाम में ही लोगों को बेचता था।
उस गांव में प्रभु नाम का एक भुक्कड़ आदमी हुआ करता था। एक बार जंगल से आ रहे मिन्नू को देखकर प्रभु, क्यों रे मिन्नू, क्या हरदम आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां लाते रहते हो? पक्षी का मांस, हिरन का मांस ला सकते हो ना? आदिवासियों से तुम्हारी अच्छी दोस्ती है ना, एक बार लाओ यार, खाऊंगा। कहा। मिन्नू, तब तू कैसे दिखता है? कभी आईने में देखा क्या? तुम्हें काट के पकाए तो 10 गांव को खिला सकते हैं। तुम्हें जंगली जानवर चाहिए। ये बात अगर उन आदिवासियों को पता चला तो तुम्हें पेड़ से लटका देंगे, जानते हो? कहा तो प्रभु वहाँ से गुस्से से चला गया। बाद में मिन्नू के पास बहुत से लोग आकर मोटापा कम करने के लिए दवाई पूछने लगे। तब मिन्नू जाकर आदिवासियों के सरदार से दवाई पूछा। तब आदिवासियों का सरदार थोड़े सब्जियों से एक रंगीन जूस तैयार करके उसे मिन्नू को दिखाया। बाद में मिन्नू गांव को आया और उन सब्जियों से सबके सामने जूस बनाकर देने लगा। उसे पीने के बाद धीरे धीरे से लोग थोड़ा थोड़ा करके वजन कम होने लगे। ये देखकर वो मिन्नू की तारीफ करने लगे। इससे प्रभु को गुस्सा आकर वो भी ड्रिंक को खरीदने के लिए आना शुरू किया। मगर वो वजन घटाने पे ज्यादा ध्यान रखे बिना जानबूझकर बिरयानी खाते हुए और मोटा बन गया। एक बार जब मिन्नू जूस देने लगा तब प्रभु आकर, देखे, ये मिन्नू सबको धोखा दे रहा है। इसने मुझे जूस दिया, फिर भी मैं पतला नहीं हुआ। कोई भी उससे जूस मत खरीदिए। कहा। तब सरला नाम की एक महिला, देखो प्रभु, ये जूस पी के डाइट मेंटेन करना है, भूख को कंट्रोल करना है, तभी वजन घटेगा। वैसे मैं तुम्हें आए दिन उस बिरयानी होटल के पास देख रही हूँ, खूब खा रहे हो, बोली। मिन्नू तब, दीदी आप टेंशन मत लो, हमारे प्रभु का वजन घटाने की जिम्मेदारी मेरी है, तब तक मैं जूस नहीं बेचूंगा, कहकर उस जूस को बेचना बंद कर दिया। अगले दिन मिन्नू प्रभु से जंगली जानवरों का मांस खिलाऊंगा कहकर उसके लिए आदिवासियों के पास जाना है कहा। तब प्रभु बहुत खुश होकर मान गया। वो लोग आदिवासियों के पास जाने के बाद आदिवासियों के नायक से मिले। तब उनका नायक प्रभु को रंगीला जूस दिया। बाद में एकदम से उसके ऊपर अपना फालतू चीता को छोड़ दिया। बस चीता उसे खाने के लिए आते देख प्रभु मारे डर के एकदम से भागना शुरू किया। ऐसे भागते भागते थोड़ी देर के बाद नीचे गिर गया। चीता को उस पे वार करते देखकर नायक ने उसे रोक दिया। प्रभु मिन्नू से, हिरन का मांस खिलाऊंगा बोलकर अब मुझे मारने देख रहे हो क्या? मैं हमारे गांव जाऊंगा, मुझे छोड़ दो यार, कहा। तब आदिवासियों का नायक, देखो बेटा, जो भी इस जंगल में एक इच्छा के साथ आएगा तो वो पूरा होने के बाद ही जाएगा। उतना ही नहीं, हमारे परंपरा के अनुसार जो भी जिस जानवर को खाना चाहते हैं उसे ही उसका शिकार करना होगा। तब तक आपका भोजन सिर्फ ये जूस ही है, कहा। अब प्रभु कुछ कर नहीं पाया। और वो खरगोश के पीछे, हिरन के पीछे भागना शुरू किया। अगर वो थक जाता तो नायक उसके ऊपर चीता को छोड़ता था। बस प्रभु बिना रुके भागता था। ऐसे 20 दिन बीतने के बाद प्रभु पतला बन गया। आखिर में वो बहुत मेहनत करके एक जंगली मुर्गी को पकड़ पाया। वो लोग उसे पकाकर प्रभु को दिए। उसे खाने के बाद मिन्नू प्रभु को लेकर गांव को आया।
पतला हुए प्रभु को देखकर गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। अब गांव में का एक आदमी प्रभु के पास आया और अरे प्रभु, तुम कितने किस्मत वाले हो, बहुत जल्दी वजन घटाए। यार पैसे चाहे जितना भी खर्च हो, मैं भी तुम्हारे जैसे आदिवासियों के पास जाके वजन घटाऊंगा। कहा। प्रभु तब नहीं, बिल्कुल मत जाना। इस गांव में कोई भी वहाँ जाने की सोचो भी मत। आराम से घर में बैठकर जूस पीते हुए वजन घटाइए। मेरी बात समझिए। बाप रे, जूस पिलाकर हम पर चीता छोड़कर पूरा जंगल भगाते हैं, वो नरक है। प्लीज यार, कोई मत जाओ, प्लीज भाई। कहकर रोते हुए बैठ गया। ये देखकर मिन्नू एकदम से हंसने लगा। आयरन बॉक्स रसोई नूडल्स। वालनगर नाम के गांव में देवेंद्र नाम का एक आदमी रहता था। देवेंद्र की सुमति नाम की पत्नी, जानू नाम की बेटी और राहुल नाम का बेटा था। देवेंद्र स्कूल टीचर के तौर पर काम करते हुए रिटायर हुआ। राहुल एक कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। राहुल बहुत होशियार था। जब भी जरूरत होती तो उस कंपनी के मालिक को अच्छे सलाह देकर उसकी मदद करता था। घर चलाने में आसान होगा सोचकर देवेंद्र घर के पास बच्चों का ट्यूशन लेता था। देवेंद्र राहुल दोनों महीने के शुरू में ही सुमति को पैसे देते थे। जानू की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू किए। अलग अलग किस्म के रिश्ते लेकर आए, लेकिन दहेज ज्यादा होने के कारण लड़के में कोई न कोई गुण की कमी दिखाकर कोई भी रिश्ता पक्का नहीं कर पाए। एक दिन शादी दिखाने वाला पंडित आया। श्रीमान देवेंद्र जी, बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये लड़की के लिए एकदम सही है। यूँ कहा देवेंद्र। आहा, कितनी अच्छी बात बोले जी। कौन है वो लोग? तब वो। वे लोग कानपुर से हैं। लड़का अच्छा पढ़ाई करके बैंक मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है। नाम है गिरीश। पिता अच्छी नौकरी करके रिटायर हुए हैं। माँ बहुत अच्छी है। दहेज में एक पैसा भी नहीं चाहिए। लड़की अच्छी हो तो बस, यूँ कहते हैं सिर्फ शादी के खर्च हम कर लिए तो बस है। अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, आप सोच लीजिए और बताइए तो मैं उनसे बात करूंगा। ये लीजिए लड़का का फोटो। यूँ कहा। राहुल फोटो देखकर घर पर सबको फोटो दिखाया। सबको लड़का पसंद आया। देवेंद्र। सोचने के लिए समय नहीं चाहिए जी। लड़का अच्छा है, आप जाकर रिश्ता आगे बढ़ाइए। यूँ कहा। शादी के रिश्ते वाला पंडित गिरीश के घर जाकर जानू का फोटो दिखाया। उन्हें लड़की बहुत अच्छी लगी। गिरीश की माँ, लड़की लक्ष्मी की जैसी है, हमें मंजूर है, आप मिलाने की बात कीजिए, आगे की बात वहीं कर लेंगे। यूँ बोली। वो ठीक है कहा। वो आकर राहुल वालों को जो हुआ बताते हुए, श्रीमान आने वाले रविवार उनसे मिलते हैं। ऑफिस से छुट्टी होगी तो सबको आसान होगा। एक और बात, उनके भोजन का इंतजाम हमें ही करना होगा। यूँ कहा। उसमें क्या है, वो जरूर कर लेंगे। यूँ कहा। तब वो पंडित। देखिए लड़के के पिता बात पर ठहरने वाले इंसान हैं। उन्हें एक बात बोलकर दूसरी चीज करे तो बहुत गुस्सा आता है, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, भोजन के विषय में कोई गड़बड़ ना हो। यूँ कहकर चले गए। रविवार आ गया। जानू की माँ खाना बनाने के लिए स्टव जलाई, लेकिन आग लगकर बुझ गई। वो बार बार जलाने की कोशिश की, लेकिन फायदा नहीं हुआ तो उसे शक हुआ। गैस सिलेंडर चेक की तो पता चला कि गैस खत्म हो गया था। अरे बाप रे, अब क्या करें, गैस खत्म हो गया, लड़के वाले आने में ही होंगे, अब क्या करें। सोचते हुए रसोई से बाहर आकर सबको ये बात बोली। जानू। अरे बाप रे, अब क्या करें, उन्हें भोजन नहीं खिलाए तो हमारी बात से चुक गए, वैसे लगेगा बाहर से लेकर आ जाएं क्या। यूँ बोली। तब पिता। नहीं, वो ठीक नहीं होगा। उन्हें बाहर का खाना बहुत जल्द पता चल जाएगा। तब वो। बाबू राहुल, जाकर एक गैस सिलेंडर लाओ ना। राहुल। आज रविवार है, गैस एजेंसी नहीं रहता ना, सब शांत रहिए, मैं कुछ सोचता हूँ। यूँ कहा। कुछ देर में लड़के वाले आ गए। दोनों परिवार मिले। राहुल गिरीश के पिता से। सर, हम पूरे हफ्ते मामूली खाना खाते हैं, लेकिन रविवार नूडल्स खाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए भी नूडल्स बनाए हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? तब वो। आप लोगों का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है। हमें भी भोजन खाकर बोर हो गया है, हमें नूडल्स चाहिए बेटा। यूँ कहा। राहुल क्या कर रहा है समझ नहीं पाए तो घर वाले हैरानी से देख रहे थे। राहुल। हमारी जानू नूडल्स बहुत अच्छा बनाती है। जानू आओ नूडल्स बनाओ, कहकर उसे बुलाया। जानू राहुल के साथ रसोई में गई। आखिर हो क्या रहा है देखने के लिए माता पिता भी रसोई में गए। राहुल रसोई में एक इलेक्ट्रिकल आयरन बॉक्स को उल्टा करके ऑन करके उसके ऊपर एक बर्तन रखकर पानी डाला। जानू और बाकी लोग यूं ही देख रहे थे। तब नूडल्स उस बर्तन में डाला। कुछ देर में गरम गरम नूडल्स बन गए।
राहुल के होशियारी से वे सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। लड़के वालों को जानू नूडल्स सौंपी। वो खाने के बाद वे सब लोग जानू को बहुत पसंद किए। इस तरह जानू गिरीश की शादी धूमधाम से हो गई। अंडरग्राउंड रिवर खजाना। बांग्ला समुंदर के अंत में एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था मछलीपट्टनम। उस गांव के लोग ज्यादातर समुद्र में मछली पकड़कर जीते थे। उस गांव में बिट्टू नाम का एक मछुआरा था। वो भी समुद्र में मछली पकड़कर जीता था। बिट्टू की माँ और बच्चे थे। वो पकड़े मछली बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। मछली नहीं मिलने वाले दिन बिट्टू बहुत दुखी होता था। कभी कभार तो बिट्टू का परिवार पानी पीकर ही पेट भरते थे। एक दिन समुद्र में बिट्टू ने जाल फेंका। उसे ऊपर खींच कर देखा तो उसमें एक सुनहरी मछली थी। बिट्टू उसे हाथ में लिया। मछली, बेटा, मैं सोने की मायावी मछली हूँ, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताऊंगी, यूं बोली बिट्टू। मायावी मछली, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ, कहकर उसे पानी में डाल दिया। मछली, बेटा, इस समुंदर के बीच में एक द्वीप है, उसके अंदर जाओगे तो एक गुफा होगी। गुफा में एक नदी है, तुम उस नदी में थोड़ा दूर जाओगे तो बहुत सारे हीरे और मछली मिलेंगे, लेकिन तुम ये बात किसी से मत कहना। अगर तुमने कहा तो जो तुम्हें हीरे मिले वो गायब हो जाएंगे, कहकर पानी में चली गई। बिट्टू तुरंत नाव में उस द्वीप के तलाश में गया। उसे वो द्वीप नजर आया। उस द्वीप में गया। वहाँ उसे गुफा मिला तो उसके अंदर गया। वो नदी में नाव लेकर अंदर गया। तब उसे नदी के किनारे हीरे और मछली के बुट्टे नजर आई। वो तुरंत मछली के बुट्टे और हीरे नाव में लेकर निकल गया। उन हीरों को एक व्यापारी को बेचने के लिए दिखाया। वो उन हीरों को देखकर, क्या भाई, ये हीरे तुम्हें कहाँ से मिले? चोरी कुछ किए हो क्या? यूं पूछा बिट्टू। श्रीमान, मैंने चोरी नहीं की है। अगर मैंने बता दिया कि हीरे कहाँ मिले तो वे गायब हो जाएंगे। कृपा करके ये जानकारी ना पूछिए। यूं कहा। वो ठीक है कहकर पैसे दिया। बिट्टू उन पैसों से बड़ा घर कार खरीदकर अच्छे से जीने लगा। माँ पत्नी भी जितना भी पूछते, बिट्टू वो राज उनसे कभी नहीं कहता था। एक दिन वो व्यापारी रुक नहीं सका। किसी भी तरह वो राज जानकर वो भी हीरे प्राप्त कर सके, यूं सोचा। इसीलिए उस गांव के राउडी राठौड़ से मिलकर ये बात उसे बताया। वो, देखो राठौड़ भाई, अगर आप किसी तरह उससे ये राज पता लगा पाए तो उन हीरो में से आधे तुम्हें दूंगा, ठीक है? यूं कहा। राठौड़ ठीक है कहा। फिर दोनों आकर बिट्टू को पकड़े। राज बताने के लिए राठौड़ बिट्टू को खूब मारा। बिट्टू, श्रीमान, वो राज बताया तो सारे हीरे गायब हो जाएंगे, तब आपका ही नुकसान होगा। एक बार सोचिए। यूं कहा। व्यापारी, ओहो, तुम्हारी ये होशियारी मुझे ही दिखा रहे हो? तो एक काम करो, तुम खुद मुंह से कुछ मत बोलो। वो हीरे जिस प्रदेश में दिखे थे वो बताओ। यूं कहा। बिट्टू कुछ नहीं कर सका तो उन्हें वो नाव में उस द्वीप तक लेकर गया। वहाँ गुफा में जाकर नदी में गए और हीरे मछली दिखाया। वे लोग उन्हें नाव में लाकर वापस लौट आ रहे थे। फिर व्यापारी और राठौड़ हीरे बांटे। उस खुशी से दोस्तों को बुलाकर शराब की पार्टी की। शराब ज्यादा हो गई थी तो आने वाले लोगों को वे दोनों हीरे कैसे मिले उसके बारे में सब बता दिए। बस उनके सामने जो हीरे थे वो सब गायब हो गए। इससे वे लोग सर पकड़ लिए। शर्मा जी की शादी, वेडिंग फूड जस्ट 200 रुपीज। शर्मा नाम का एक कंजूस आदमी हुआ करता था।
एक बार उसे शादी करने का मन किया। उसकी होने वाली पत्नी माही एक बार उससे, शर्मा जी तुम बहुत बड़े कंजूस हो, ये जानकर भी तुमसे शादी करने के लिए मानने का कारण थोड़ा बहुत तुम भी मुझे पसंद आना ही है। अगर तुम कल शादी में कहीं पर भी कंजूसी दिखाई तो मैं तुम्हें वही गुड बाय बोल दूंगी। कहते ही शर्मा जी, अरे ऐसे कुछ नहीं होगा माही, मेरी तैयारी कैसे होगी तुम खुद देखोगी ना। तुम और तुम्हारे परिवार वाले भी दंग हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। कहा। उसके जाने के बाद शर्मा जी, ये क्या, ये इतनी अकड़ रही है। अब मेरे शादी को आए गधों को मैं बहुत मेहनत करके कमाए पैसों से खिलाऊं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ही कुछ आइडिया निकालना होगा। यूँ सोचकर शर्मा जी अगले दिन मुन्ना नाम के एक रसोइये के पास गया। उसे देखते ही मुन्ना, सर शर्मा जी आइए आइए, परसों ही आपके पास से लिए पैसों का ब्याज दे दिया ना, आज फिर क्यों आए, भूल गए क्या? कहा तो शर्मा, अरे मुन्ना, मुझे भूलने की बीमारी थोड़ी है, तुमने दिया और मैंने लिया। तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मैं शादी करने वाला हूँ, 200 लोगों को खाना खिलाना है, तुम्हें ही स्वादिष्ट खाना बनाना होगा। कहा तो मुन्ना, वो क्या बड़ी बात है सर, धरती हिला देंगे, अलग अलग व्यंजन पकाऊंगा, वो खा के सब पागल हो जाएंगे। मगर एक आदमी को 1000 रुपए लगेंगे, पूरे मिला के 2 लाख रुपए होंगे। अब परोसने के लिए आने वाले लोगों के अलग पैसे होंगे। अब आप मेरे पहचानत के हो ना, इसलिए वो पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। 2 लाख में से 1 लाख रुपए अब आप मुझे दिए तो मैं काम शुरू करूंगा। कहा तब शर्मा जी, देखो मुन्ना, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा, तुम्हें उसी से 200 लोगों को खाना खिलाना होगा। मेरे दादाजी 50 रुपयों से 50 लोगों को खाना खिलाए, मेरे पिताजी 100 रुपयों से 100 लोगों को खाना खिलाए। अब मुझे 200 रुपयों में 200 लोगों को खाना खिलाना ही होगा ना। अगर तुमसे नहीं होगा तो बोलो, अभी के अभी मुझसे लिए कर्ज के पैसे अभी के अभी भर दो, नहीं तो 200 लोगों को 200 रुपयों में ही खाना खिलाओ। कहा। मुन्ना दंग होकर शौक में वैसे ही खड़ा रह गया। तब शर्मा जी, ठीक है, तुम्हारे खामोशी को हाँ समझते हुए ये लो, एडवांस के तौर पे 100 रुपए दे रहा हूँ। 200 लोगों को खाना खिलाकर बाकी के 100 रुपए ले जाओ। कहकर चला गया। उसके दिए शौक से मुन्ना थोड़ी देर के बाद होश में आया। मुन्ना तब, इस कंजूस गधे को कुछ भी करके सबक सिखाना ही होगा, कहकर कचरे में फेंके हुए खाने को लाकर उसे अच्छे से सजाकर शर्मा के शादी को ले गया। वहाँ पर रखे खाने को देखकर शर्मा, वाह मुन्ना, वादे के प्रकार सारे आइटम्स लाए ना, पूरे 20 आइटम्स बनाए या लालच के चलते कुछ कम किए? कहा तो मुन्ना मन में, अरे लालच के देवता, वैसे तुम लालच के बारे में बात कर रहे तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। सोचकर ऊपर से, सर सारे वैरायटीज लाया हूँ सर, आप खाइए, मैडम जी को खिलाइए, उनके सारे रिश्तेदारों को भी खिलाइए, आपके हाथों से खिलाइए सर। कहा तो शर्मा जी, क्या सच है मुन्ना? ये लोग मुझे मैं झूठे हाथ से कौवे को भी हकालता नहीं हूँ कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब देखो मैं इन सबको परोसकर मैं खुद खिलाकर उन्हें चौंका दूंगा। कहा तो मुन्ना मन में, उनका चौंकना नहीं, तुम खिलाने के बाद वो लोग जब तुम्हें पीटेंगे तब तुम कुत्ते के जैसे की बोलोगे। कहकर हंसकर बगल में खड़े होकर सब देखने लगा। शर्मा जी वहाँ मौजूद एक एक फूड आइटम को लेकर लड़की के माता पिता को खिलाते हुए शर्मा जी, अंकल आंटी खाइए खाइए, मैंने आपके लिए प्यार से तैयार करवाया है, आपको खाना ही होगा। कहकर उन्हें खिलाया। वो लोग मुंह में रखते ही उल्टी कर दिए। ये देखकर शर्मा जी की पत्नी माही शर्मा जी को मारते हुए, इसे कोई खाना बोलेगा क्या? कम्मे कहेंगे, कमीने कहेंगे, कंजूस मक्की चूस। मैं कितने अच्छे से समझाई थी, फिर भी तुम नहीं बदले। तुम जैसे आदमी के साथ मैं जिंदगी कैसे बिताऊं? शादी में ही कंजूसी दिखाई तो जरूर तुम मेरे जिंदगी को नरक बना दोगे। बाप रे शर्मा जी, कंजूसी के ब्रांड एम्बेसडर। कहकर उसे छोड़कर चली गई। मुन्ना उसे अच्छा सबक मिला है सोचकर बहुत खुश हुआ। पैनकेक गरीब पुलिस का लंच टाइम। मधुरा नाम के गांव के पुलिस स्टेशन में सुहास नाम का एक कांस्टेबल रहता था। वो बहुत दयावान था, किसी को भी तकलीफ हो वैसे नहीं मारता था, सबको विनती करके उनसे सच बुलवाने की कोशिश करता था।
वो देखकर एक दिन स्टेशन एसआई मुकेश, देखो सुहास, तुम ऐसे रहोगे तो मुश्किल है। ये दुनिया बहुत खड़ूस है। तुम्हारी अच्छाई के हिसाब से तो तुम्हारी पूरी तनख्वाह, पैसे ये दान धर्म में ही खत्म हो जाएंगे। कहकर चले गए। एक दिन पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी आकर उसकी भैंस गुम हो गई है, कोई लेकर चले गया है, यूँ कहा। तब एसआई, देखो दादा, हमारे दूसरे भी काम होते हैं। गाय को तुम ही ढूंढ लो, वरना हमें 1 महीने का टाइम दो, ढूंढते हैं। गाय के पहचानने वाले चिन्ह हमारे सुहास को बताओ, वो नोट कर लेगा। कहकर चले गया। अब वो बूढ़ा आदमी जाकर सुहास को सारी डिटेल्स बताया। वो सुनकर सुहास, दादाजी आप फिक्र मत करो, मुझे ये भैंस चोर पता है। तुम्हारे गाय को ढूंढकर वो चोर को तुम्हारे सामने लाऊंगा, यूँ कहा। तब दादा, देखो बेटा, वो गाय को मैं बचपन से प्यार से देखा, अब वो नहीं है तो मुझे और मेरी पत्नी के गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा है। वो मिले जब तक यही बैठूंगा बेटा। कहकर बैठ गया। इस तरह वो बिना कुछ खाए उसे बैठे देख सुहास को बहुत दया आई। फिर दादा अपनी पत्नी को बीच बीच में फोन मिलाकर, हाँ, ला दूंगा, लाऊंगा, फिक्र मत करो, भैंस लाऊंगा, यूँ कहा। फिर लंच टाइम में वो कुछ नहीं खाया तो सुहास अपना लाया लंच बॉक्स में पैनकेक उसे दिया। वो उसे बहुत शौक से खाया। ऐसे दादा रोज स्टेशन में आना, एसआई उस पे ध्यान नहीं देना और चले जाना, सुहास का उसको खाना देना, ये सब होने लगा। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद दादा की स्थिति देखकर गुस्सा होकर सुहास एसआई के पास गुस्से में गया। अब एसआई से सुहास, ये क्या अन्याय है सर? पुलिस स्टेशन में गरीब लोगों के लिए न्याय नहीं होगा क्या? बेचारा वो बचपन से पाला सर उसके गाय को, यूँ कहा। तब एसआई, तुम्हें दिमाग है क्या? वो बूढ़ा आसपास 70 साल की उम्र का है, वो भैंस की उम्र 15-25 साल की है। वो चोर की तरह दिख रहा है। मुझे पहले से ही उस पर शक था, इसलिए तुम्हें सौंप दिया। बेवकूफ, पहले यहाँ आकर वो क्या करना चाहता है वो पता लगाओ, यूँ कहा। इससे शौक होकर सुहास दादा से मिलने जल्दी जल्दी बाहर आया। अब सुहास पर गौर नहीं करके दादा फोन पर, अरे पुलिस स्टेशन में हो रे, 1 घंटा अभी वो कहीं नहीं जाएंगे। तुरंत हमारा व्हीकल रोड पर रखकर लोगों से पैसे वसूल करो। आज ज्यादा कमाओ, शाम में पार्टी करेंगे। किसी के निकलते वक्त जानते हो मैं कहूँगा कि मैं भैंस लाऊंगा री, कहकर फोन कट करूँगा। कुछ गड़बड़ ना हो, पहले ही ये पुलिस वाले होशियार होते हैं। क्यों कहकर पीछे पलटकर देखा तो सुहास था। अब दादा से सुहास, क्यों रे बुढ़े, इतनी हिम्मत तुम्हें? चोरी के पुलिस वालों को हमारे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यानी हमारे नाम पर लोगों से पैसे वसूल कर रहे हो। ऊपर से भैंस खो गई है, इतनी परेशानी है, ऐसे मेरे सामने नाटक कर रहे हो और मेरे पैनकेक खा गए ना रे। कहकर बूढ़े के बाल पकड़ा तो उसका विग निकल गया और बद्री नाम का चोर दिखाई दिया। आश्चर्य होकर सुहास उसे बहुत मारा और फिर एसआई को सौंप दिया। इससे स्टेशन में सब लोग बद्री को बहुत मारे। कोकोनट मिल्क बिरयानी, ग्रानी की झोपड़ी बीच होटल। मुंबई में बबीता नाम की एक बूढ़ी औरत एक झोपड़ी में बीच होटल में कोकोनट बिरयानी बनाकर बेचती थी। वो उस बिरयानी को बनाकर नारियल के खोल में देना वहां के लोगों को बहुत अलग लगता था, इसलिए कारों में भी लोग आकर वही खाते थे। बबीता को सरिता नाम की एक पोती थी। उसके बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत होने के कारण बबीता उसे पढ़ाकर बड़ी की। उस गांव में रहने वाले बंटी को सरिता बहुत पसंद थी, मगर बंटी बहुत बड़ा निकम्मा था। कोई कामकाज किए बिना आवारा घूमने के वजह से बबीता को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एक बार बबीता के पास बंटी आया और
क्या दादी माँ क्या कर रही हो? मेरी सरिता डार्लिंग कहीं दिखाई नहीं दे रही है, उसे कहाँ भेजे? कहा बबीता तब। क्यों रे, चर्बी चढ़ी है क्या? मेरे पास आकर मेरे पोती के बारे में ही पूछ रही हो? टांगे तोड़ दूंगी। बोली बंटी तब। दादी काम नहीं कर रहा हूँ कहकर मुझे कम मत आंकना। तुम्हारे पोती से शादी करने के बाद तुम्हें मेरे शरण में ही रहना होगा। अगर मैं एक बार ठान लिया तो तुमसे भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, उतनी अकल तो है मुझ में। कहा बबीता तब। अरे निकम्मे, तुम जैसे आवारों को मैं आए दिन देखती रहती हूँ। जाओ जाओ, मैं मेरे पोती के लिए राजकुमार लाऊंगी, उससे शादी करूंगी। बोली तब बंटी अपने मन में। पागल बुढ़िया, मैं ही तेरी पोती से शादी करूंगा, तुम्हारी जायदाद को हड़प लूंगा, देखते रहो मैं तुम्हें कैसे फंसाऊंगा। सोचकर वहाँ से चला गया। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद बबीता के झोपड़ी के बगल में ही बंटी भी कोकोनट बिरयानी कहकर नारियल के खोलों में बिरयानी बेचने लगा। अब लोगों से बंटी, आइए भाई आइए, काले काले नारियल के खोल में सफेद सफेद बिरयानी, इसे खाए तो ताकत मिलेगी। उस बुढ़िया के पास गए तो आप भी बूढ़े हो जाओगे, मेरे पास आए तो जवान घोड़े के जैसे दौड़ोगे। कहते ही लोग बबीता और बंटी दोनों के पास से कोकोनट बिरयानी खरीदकर ले जाने लगे। ऐसे देखते देखते ही बबीता के सारे कोकोनट बिरयानी खत्म हो गए। बाद में बबीता बंटी से, अबे गधे कहीं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है क्या, कोकोनट बिरयानी का मतलब नारियल के खोल में काना डालकर बेचना नहीं है। कोकोनट बिरयानी का मतलब नारियल का दूध निकालकर उस दूध से बिरयानी बनाते हैं। देखते रहो, कल तुम जरूर पिटोगे। बोली बंटी तब। अरे मेरी नादान बुढ़िया, मैं ऐसे खाना बेचा था इसलिए तुम्हारी बिरयानी बहुत जल्द खत्म हो गई, नहीं तो तुम शाम तक बेचती थी ना, इसलिए मैं ही तुम्हारी किस्मत हूँ। जल्दी तुम्हारी पोती से मेरी शादी कर दो, जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करते रहूंगा। यूँ कहने से बबीता बहुत खुश हुई। अगले दिन बबीता अपने पति पटवारी से, ए जी, मैंने उस बंटी के बारे में गलत सोचा, मगर वो बहुत होशियार है। वो कोकोनट बिरयानी होटल खोलने के बाद हमें मुनाफा बहुत मिल रहा है। उतना ही नहीं, हमारी पोती से उसकी शादी करे क्या? बोली पटवारी तब। देखो, 2 दिन पहले तक वो कमीना है कहकर उसे गाली दे रही थी, अब लड़की देंगे बोल रही हो। जल्दबाजी नहीं, वो कैसा आदमी है पता तो करना चाहिए ना। कहा बबीता तब। आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता, सब कुछ पता है जैसे बातें करते हो। वो बंटी ही हमारा दामाद है, ये फिक्स है। बोलकर चली गई। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद कोकोनट बिरयानी के दुकान के पास एसआई एक व्यक्ति के साथ वहां पर आया। एसआई से वो व्यक्ति, साहब यही है वो चोर, पहले इसने मेरे पास से नारियल खरीदे, मगर आजकल रात के समय आकर मेरे सारे नारियल चुरा कर जा रहा है सर। कहा तो बंटी, सर ये झूठ बोल रहा है, मेरे कामयाबी को देखकर ये जल रहा है सर। कहा एसआई तब। अरे इस गांव से 3 गांव दूर रहने वाला ये तुम्हारे कामयाबी को देखकर क्यों जलेगा? चुप रहो रे कमीने। 3 दिन लगातार नारियल गायब होने के बाद इसने सीसीटीवी कैमरा लगाया, उसमें तुम्हारी चोरी रिकॉर्ड हुआ। यूँ कहने लगा तो तभी बबीता वहां आकर, क्यों रे चोर कहेंगे, नारियल चोरी करोगे? बाप रे, मेरी पोती से तुम्हारी शादी के तो क्या होता था पता नहीं, घर के सामान भी बेच देते थे शायद, ये नारियल ही हमें बचाए। कहकर उसे पकड़कर खूब मारी। बाद में ऐसे ही बंटी को अरेस्ट करके ले गया। जायंट पोर्टेबल फोल्डिंग सूटकेस हाउस। सिकंदर एक रेलवे स्टेशन में कूली के तौर पे काम करता था। उसे पत्नी और 2 बच्चे थे। वो लोग बहुत गरीब होने के कारण एक छोटे से झोपड़ी में जीते थे। सिकंदर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वो बहुत निराश होता था। जब कूली के पैसे कम मिलते तो सिकंदर वाले पानी पीकर ही अपना पेट भरते थे।
बारिश का मौसम उनके परेशानियों को और बढ़ाता था। झोपड़ी के छत पे मौजूद छेदों में से बारिश का पानी टपकता था। इस वजह से उनका सोना मुश्किल होने के कारण वो सब ठंड में कांपते हुए रात भर जगते थे। पत्नी: जी हमें ये परेशानियाँ क्या है? ठीक से खाना नहीं मिलता, कम से कम सोने की भी किस्मत नहीं है क्या? ऐसे ही चला तो हम कैसे जिएंगे? बच्चों को देखे तो बहुत दुख हो रहा है। कहती तो सिकंदर: हारी, पता नहीं उस भगवान को हम पर दया क्यों नहीं आती है। क्या करे, सब हमारे फूटे कर्म हैं। कहकर दुखी होता था। एक बार एक आदमी एक सूटकेस के साथ ट्रेन से उतरा। सिकंदर उस आदमी से: श्रीमान, सूटकेस मुझे दीजिए, आपको कहाँ जाना है? कहकर पूछा। वो आदमी तब: भाई, मेरे पास सिर्फ ये एक सूटकेस ही है, मैं इसे उठा सकता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कहा। सिकंदर तब: श्रीमान, ऐसे मत कहिए, हम कूली के पैसों पे निर्भर होकर जीने वाले लोग हैं, आज एक भी कूली नहीं मिली। कहा। वो आदमी उस पे तरस खाकर उसे सूटकेस देकर: तुम्हारे गांव के पास भैरव कोना कहकर एक जंगल है, सुना है क्या तुम्हें वो पता है? मुझे वहाँ पर जाना है। कहा। सिकंदर तब: हाँ पता है जी, चलिए अभी ले चलता हूँ। कहकर सूटकेस अपने सर पे रख लिया। ऐसे सिकंदर उस आदमी को लेकर भैरव कोना जंगल को आया। सिकंदर एक जगह पर रुककर सूटकेस को उतारकर: श्रीमान, यही भैरव कोना जंगल है, आप गलत ना सोचे तो एक बात पूछूं, इस जंगल में आपको क्या काम है? कहकर पूछा। वो आदमी तब: मैं हिमालय पर्वतों में तंत्र विद्या सीख कर आया हूँ, भैरव कोना में मौजूद माता जी के मंदिर के पास तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, ये लो तुम्हारे कुली के पैसे। कहकर पैसे दिया। सिकंदर तब: मगर आप देखने में साधारण आदमी लग रहे हो, बिल्कुल तांत्रिक के जैसे नहीं दिख रहे हैं, आश्चर्य की बात है। कहा। वो तब: सब मुझे ऐसे ही कहते हैं, मेरे पसंदीदा कपड़े पहनने में कोई गलत बात नहीं है कहकर मैं मानता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है बोल रहे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें एक चमत्कार करके दिखाता हूँ, देखो। कहकर अपने हाथ को घुमाया। बस उसके हाथ में एक सूटकेस और एक ट्रक का खिलौना प्रकट हुआ। वो उन्हें सिकंदर को देते हुए: मैं मेरे दिव्य नेत्र से तुम्हारे सारे परेशानियों को देख चुका हूँ, तुम्हें खाना ही नहीं, रहने के लिए घर भी ठीक से नहीं है कहकर मुझे पता चला है, इसलिए मैं इन्हें तुम्हें दे रहा हूँ। कहा। सिकंदर तब: इनसे मेरे परेशानियां कैसे दूर होंगे जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहा। तब वो आदमी उस सूटकेस को ट्रक के ऊपर रखकर उसके दोनों बटन्स को दबाया। बस वो एकदम से बड़े हो गए। वो तब: अब से यही तुम्हारा घर है, अंदर सारे सहूलतें हैं, इस घर को ट्रक पे रखकर कहीं भी जा सकते हो, इसमें डीजल डालने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। उतना ही नहीं, इस घर में से आए दिन थोड़े पैसे भी मिलेंगे, उन पैसों से तुम्हारे जरूरतें पूरी करके बाकी के पैसे गरीब लोगों में बांटना। अगर ये बात भूल गए तो सब उलट पड़ जाएगा। कहकर जंगल के अंदर चला गया। सिकंदर उस ट्रक को चलाते हुए घर को गया। पत्नी और बच्चों को उस ट्रक के बारे में बताया। इतने में उस सूटकेस घर में से पैसे आए। उन्हें देखकर वो लोग आश्चर्य में पड़ गए। सिकंदर तब: सब हमारे नए घर में चलिए, आज से हम इस नए घर में रहते हुए आए दिन एक नए जगह को जाएंगे, अब से मुझे वो बेकार कूली का काम करने की जरूरत नहीं है। कहा। ऐसे वो सब उस घर के अंदर जाकर खुशी से वक्त बिताने लगे। मिले हुए पैसों में से सिकंदर थोड़े पैसे गरीबों में बांटने लगा। ऐसे उस ट्रक में देश में के थोड़े राज्यों में घूमते हुए वहीं बसेरा करते हुए बहुत खुश रहने लगे।
आए दिन घर में से मिलने वाले पैसों को पति पत्नी दोनों आधा आधा करके बांटने लगे। वो पैसे ज्यादा होने के कारण सिकंदर को शराब पीने की लत लग गई। पत्नी सोने की दीवानी हो गई। पूरे बदन पे सोना ही सोना था। बच्चे स्कूल को नहीं जाने के कारण वो लोग वीडियो गेम खेलने लगे। अब सिकंदर और उसकी पत्नी गरीब लोगों की मदद करना भी भूल गए। और क्या था, एक दिन वो लोग नींद से उठकर देखे तो वहाँ पर ट्रक, घर कुछ भी नहीं थे। सब गायब हो गए। वो लोग जमीन पर थे। गलती का एहसास होकर सिकंदर और उसकी पत्नी सर पकड़ लिए। डोसा प्लस पाव भाजी, भाजी डोसा। मुंबई में सुमित करके एक जन बढ़िया तीखा डोसा बनाकर बेचता था। वो बेचने वाला तीखा डोसा, घी तीखा डोसा वहाँ आजू बाजू के गाँव में बहुत फेमस था। उसके पास खाने के लिए पता नहीं कहां से लोग कार से भी आते थे। इससे सुमित अच्छा खासा कमाया था। ऐसे ही रहते हुए सुमित छुट्टियों में अपने गांव आता है। उसके बाद अपने सभी दोस्तों को पार्टी देता है। उसके बाद उनसे सुमित, अरे यार, तुम में से कोई भी अगर मुंबई आए तो अपने होटल में आना नहीं भूलना, अपना डोसा मुंबई में बहुत फेमस है, ऐसा बोलकर वहाँ से चला गया। अब उन दोस्तों में एक मुन्ना करके उसका दोस्त था। देखे क्या उस सुमित को कितना घमंड है, उसके पास ही कार है करके बहुत घमंड है उसे। यानी अपन लोग सब मल्लार है और वो नहीं पीता क्या? देखा क्या वो कैसे चला गया? कहता है तो सुनो। क्या रे मुन्ना, तू ऐसा बोल रहा है? उसको पीने का शौक आदत नहीं है, पता है ना तुझे? तू पियक्कड़ है करके सभी लोग पियक्कड़ है ना क्या? कहने से मुन्ना वहाँ से गुस्से से चला जाता है। बाद में 2 दिन के बाद अपने दोस्त जीतू से मिलकर अब जीतू से मुन्ना, अरे वो सुमित आया ना तब से मुझे जलन हो रही है रे, और मेरे घर में भी उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई है यार। उसको देखकर मेरे पिताजी मुझे बहुत गालियां दे रहे हैं। अपन मुंबई जाकर उसको भी अपने जैसा निकम्मा बना देना पड़ेगा रे, तभी अपन 24 घंटे मस्त पी सकते हैं यार। तो जीतू, बराबर बोला यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ। अपन लोग आगे नहीं बढ़े तो बाजू वाले को भी बर्बाद कर देना चाहिए, तब वही अपने बराबर का हो जाएगा रे। वो खुशी ही अलग रहती है। चल चल अपन भी मुंबई जाएंगे, ऐसा कहता है। इससे दोनों अगले दिन ट्रेन से मुंबई में जाते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर सुमित के पास तीखा डोसा की दुकान के पास जाते हैं। वहां पर हर प्रकार के कार को देखकर उनको आश्चर्य होता है। उसके बाद जीतू और मुन्ना को देखकर सुमित बहुत खुश होता है। उनको बढ़िया घी तीखा डोसा बनाकर देता है। वो दोनों बहुत खुश होकर खाते हैं। उसके बाद जीतू से मुन्ना, यार ये डोसा इतना अच्छा है इसलिए लोग ऐसे गर्दी करके खा रहे हैं। जीतू, अरे अपन किस काम के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं? तू उसके डोसे की तारीफ किया तो और 4 लोग आएंगे, इसलिए 4 दिन रुककर उसके डोसे का नाम धीरे धीरे खराब करना शुरू करना होगा, ऐसा कहता है। अगले दिन से जीतू और मुन्ना दोनों लोग आने वाले कस्टमर के बाजू में बैठकर उनसे, जीतू ये डोसा क्या है? हमारे गांव का पाव भाजी रहता ना वो जबरदस्त रहता, उसका तो लेवल ही अलग है। अरे पाव भाजी खाए तो कितनी ताकत आती है पता है क्या भैया? ये आटे के डोसे में क्या रखा है? डॉक्टर भी पाव भाजी खाने के लिए ही बोलते हैं, डोसा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एकदम वेस्ट है करके बोलना शुरू करता है। उसकी बात सुमित सुन लेता है और अगले दिन ही सुमित अपने दोस्तों के साथ साथ पाव भाजी को मिलाकर भाजी डोसा करके दोनों को मिलाकर लोगों को सर्व करना शुरू करता है। वो देखकर जीतू से मुन्ना, अरे अपन किस लिए आए हैं और ये क्या कर रहा है? इसका धंधा खराब करने को सोचे और 40 रुपए के डोसे को अब ये 100 रुपए कर दिया। अब तो इसके कैरेक्टर को ही खराब करना चाहिए, तभी अपन ने जो सोचे ना वो टारगेट पूरा होगा, ऐसा सोचता है। इसलिए होटल के पास में बैठकर कस्टमर को सुमित के बारे में बुरा भला कहना शुरू करते हैं। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। ऐसे रहते हुए एक दिन एक मोटा आदमी आकर भाजी डोसा ऑर्डर करके खा रहा था। अब उसके बाजू में बैठकर मुन्ना, भाई भैंस के जैसे हो, कैसे खा रहे हो? फिर भी इस डोसे में क्या है? वेस्ट है वेस्ट। और एक बात, ऐसे बेरहम दरिंदे के हाथ का खाए तो सीधे नरक में जाएंगे, कहता है। फिर भी वो उनकी बातों को ध्यान न देते हुए और एक डोसा मांगकर खा रहा था। वो देखकर जीतू, क्या रे उसे कुछ भी बताए तो वेस्ट है रे। भाई की पर्सनालिटी देख रहे कैसी है, सांड के जैसा फैल गया है रे, और 4 डोसे डाले तो भी ये खा लेगा। ऐसा कहने से वो आदमी गुस्से में आकर दोनों को पकड़कर ऊपर उठाता है और बाद में उछाल उछाल के मारता है। वो उससे दूर भागते हैं तो भी नहीं छोड़ता। उन दोनों को एक पेड़ से बांधकर उनसे बॉक्सिंग खेलना शुरू करता है। वो देखकर वो दोनों जोर से चिल्ला रहे थे। इतने में भागते हुए सुमित आकर उन दोनों को छुड़ाता है। अब मुन्ना जीतू को बाजू में ले जाकर, अरे वो डोसा खाने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा पहलवान है रे, तुम लोग तुरंत ये गांव छोड़कर भाग जाओ रे, करके बताता है। इससे वो दोनों वहां से भाग जाते हैं।
इसके बाद वो मोटा आदमी सुमित के पास आता है। अब वो मोटा आदमी सुमित से, जीजा जी तुमने बुलाया इन दोनों को धोने के लिए ही क्या? कौन है ये दोनों लोग? मुझे रोकते नहीं थे तो इन दोनों के हाथ पैर तोड़ देता था। फालतू का अनाप शराब बक रहे थे। सुमित, अरे ये मेरे बचपन के दोस्त थे, मेरे ऊपर जलन के कारण मेरा बिजनेस बिगाड़ने के लिए आए थे, इसलिए थोड़ा झटका देकर भेज दिया। अब कभी अपने को उंगली नहीं करेंगे। फिर भी तू मेरा आदमी है करके उनको पता चला तो ठीक नहीं रहेगा। तू चला जा, वापिस आकर तेरे को फिर से यहाँ देखेंगे तो और रोने लगेंगे। कहने से दोनों हंसने लगते हैं।